हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, इससे पहले आपको इस सब्जेक्ट का दो चैप्टर खत्म हो गया है और दोनों चैप्टर का सारा वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और उसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम के चैनल पर डाला गया है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको नोट्स चाहिए, वो टेलीग्राम के चैनल से जुड़ करके आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। देखिए, तो इसमें आपको पढ़ना है तीसरा चैप्टर में मुद्रा, बचत एवं साख। देखिए, तो आज के युग में देखिए, अभी पूरे देश में, आधुनिक युग में बिना मुद्रा का कोई काम नहीं हो सकता है ना। मुद्रा हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है, महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मुद्रा का स्थान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मानिए, है ना, या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। पूरे विश्व में आज कोई भी ऐसा काम नहीं जो बिना मुद्रा का हो जाएगा। पूरे समस्त, है ना, पूरे आर्थिक विकास के लिए मुद्रा का विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम मान के चलिए मुद्रा को अगर हम बाजार से एक दिन के लिए गायब कर देते हैं तो पूरे देश में अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा सभी साधनों में से महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, और लगभग कहा जाता है क्योंकि हम लोग मुद्रा के माध्यम से उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं, विनिमय करते हैं, ठीक है, वितरण करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि मुद्रा जो है हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाता है। तो आधुनिक युग में जो है मुद्रा से अधिक लाभ है ना। कई तरह के लाभ हम लोग, मुद्रा का उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा गया है, कई तरह के अर्थशास्त्रियों ने कहा है, जैसे प्रोफेसर मार्शल कहे हैं कि आधुनिक युग का जो प्रगति है उसका सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? मुद्रा को जाता है। यानी कि आज जितना जो विश्व प्रगति कर चुके हैं हम लोग, है ना, सभी क्षेत्रों में, उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको है? सबसे बड़ा योगदान किसका है उसमें? तो मुद्रा को है। यानी इस तरह से ट्रेस्कॉट कहते हैं कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत अवश्य है। यानी कि अगर हम मुद्रा को अपने अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं माने तो हम अपने अर्थव्यवस्था की उसको रक्त यानी कि खून जरूर मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरे अर्थव्यवस्था में मुद्रा, बचत और साख भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज देखिए, आज कोई भी काम, है ना, बिना मुद्रा का हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक देखिए, जैसे अगर हम मुद्रा के इतिहास की बात करें तो मुद्रा देखिए, जैसे जैसे आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र का विकास हुआ, है ना, कहने का मतलब है कि हमारे अर्थव्यवस्था में आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और सच अगर सच मानिए तो मुद्रा का विकास, है ना, मानव सभ्यता का विकास का इतिहास कहा जाता है। यानी कि जो मुद्रा के विकास का जो इतिहास है वह मानवीय सभ्यता के विकास के इतिहास को भी दर्शाता है। क्योंकि सोचिए कि सभ्यता के प्रारंभिक समय में जब शुरू सभ्यता शुरू हुआ, है ना, जब से मानव इस धरती पर रह रहे हैं, है ना, उसके बाद उस समय तो मानव की आवश्यकताएँ एकदम सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ते गया, है ना, जैसे जैसे नए आविष्कारों का दौर शुरू हुआ, तो नए आविष्कारों का दौर शुरू हुआ तो लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती गई, और आवश्यकता बढ़ते गए तो मुद्रा का प्रचलन होना शुरू हो गया, है ना। तो इस कारण से लगभग कहा जाता है कि देखिए, पूरे विनिमय, यानी कि विनिमय का क्रय विक्रय का माध्यम, एक्सचेंज, है ना। तो विनिमय के जो टोटल माध्यम है, यानी कि कह सकते हैं कि विनिमय के दो माध्यम हैं। एक हो गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। और दूसरा आपका है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली, है ना। यानी कि जैसे जैसे मानव का आवश्यकता बढ़ा वैसे वैसे लोग एक दूसरे पर डिपेंड ज़्यादा होने लगे, है ना। लोग अन्य वस्तुओं पर डिपेंड होना ज़्यादा शुरू कर दिए, है ना, क्रय विक्रय के लिए दूसरे वस्तुओं पर डिपेंड होना शुरू किए। तो इस तरह से कहा जाता है कि विनिमय के टोटल दो माध्यम है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली, है ना। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, इसको कहते हैं मॉनेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले समझें कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। देखिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है ना, उस प्रणाली को कहते हैं हम जिसमें एक वस्तु, मैंने कहने का मतलब इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। जिसमें एक ही लाइन में कहिए कि जिसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन हो, है ना। आप एक वस्तु ले रहे हैं तो दूसरे को दूसरे वस्तु दे रहे हैं, यानी कि वस्तु का वस्तुओं से लेन देन। ठीक है ना, किसी भी कह सकते हैं परिभाषा के रूप में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ, है ना, बिना मुद्रा के, इसके बाद बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु का लेन देन वस्तु के साथ कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे गेहूं से चावल बदलना, है ना, सब्जी से तेल, दूध से दही, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है ना। धान से चॉकलेट, धान से बिस्कुट देहातों में ज़्यादा चलता है ना। अभी भी
बिहार के बहुत सारे गाँव में, है ना, गांव देहातों में मतलब ये बार्टर सिस्टम अभी तक मौजूद है। ठीक है, जैसे आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था कि किसी जब भी कोई व्यक्ति श्रम करता है, मजदूरी करता है, तो उसका 2 तरीके से मिलता है, चाहे तो मुद्रा के रूप में और नहीं तो धन के रूप में। तो आज भी देखिएगा तो गांव देहातों में सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। चावल ले गए तो कुछ ले लिए, यानी कि वस्तुओं का वस्तुओं से लेन देन होता था। ठीक है, तो अभी बताया, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ कठिनाई भी था, जैसे वस्तु में प्रणाली कठिनाई देख लीजिए, है ना, इसका कठिनाई भी कुछ कुछ आया। इसका सबसे बड़ा जो कठिनाई था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि देखिए इसमें मतलब एक चीज़ का डर बना रहता है, मतलब इसमें एक कमी क्या था कि लगभग, है ना, इसमें एक का आवश्यकता था, दूसरे मतलब एक की आवश्यकता जो था, एक व्यक्ति का जो आवश्यकता है वह दूसरे व्यक्तियों की वस्तुओं से मेल नहीं खाता था। मतलब कहने का मतलब है कि वह आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि इसमें मतलब संयोग का मतलब मतलब जो एक व्यक्ति का जो ज़रूरत है वह दूसरे व्यक्तियों की ज़रूरत से मेल नहीं खा सकता है। जैसे, है ना, किसी को अगर चीनी चाहिए, है ना, तो अगले व्यक्तियों को वो चीज़ नहीं चाहिए, है ना, अगले व्यक्तियों को मुद्रा नहीं चाहिए जो उसके पास है ना। जैसे एक व्यक्ति के पास मान लीजिए, है ना, कि मान लीजिए 5 रुपया है, या रुपया तो चलता है ना, या मान लीजिए 1 kg घी है और उसको चाहिए, क्या चाहिए उसको, है ना, चीनी चाहिए। तो जिसके पास चीनी है वह उसको अगर घी चाहिए तब तो चीनी देगा, नहीं तो अन्यथा तो देगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव का मतलब इसमें संयोग रहता है, मतलब कि एक व्यक्ति का जो ज़रूरत होता है दूसरे व्यक्तियों से मेल नहीं खाता है। जैसे इसमें आपका उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति जो थे, है ना, दक्षिण अफ्रीका के लेफ्टिनेंट थे कैमोरेन। तो इसमें एक लेफ्टिनेंट कैमोरेन थे जो नदी पार करना चाहते थे। तो जब नदी पार करने जाते हैं तो नाविक उनसे कहता है कि आप हाथी का दांत लाइए, है ना, तभी जाके नदी आपको पार किया कराएंगे। अब वो जाते हैं हाथी का दांत मांगने, तो जिसके पास हाथी का दांत रहता है उसको चाहता है कपड़ा, क्या चाहता है, कपड़ा चाहता है। अब उनके पास कपड़ा तो था नहीं, है ना, अब वो कपड़ा वाले के पास जाते हैं, तीसरे व्यक्ति के पास, और जिसके पास कपड़ा था वो तार मांगता है। तो सौभाग्य सिंह के पास क्या रहता है, तार रहता है, तो तार से एक्सचेंज किया कपड़ा, है ना, कपड़ा से एक्सचेंज हुआ हाथी का दांत, और हाथी के दांत दे करके नदी पार की थी। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि इसमें एक व्यक्ति का जो आवश्यकता है वह दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से मेल नहीं खाता है। ठीक है ना। दूसरा जो आपका है, इसमें दूसरा कहता है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मूल्य मापने में, यानी वस्तुओं के मूल्य संबंधी कठिनाई बहुत ज़्यादा होता है, मूल्य को मापने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि, है ना, पाव भर घी के बदले कितना चावल दे दे, है ना, 1 किलो आटा के बदले कितना सब्जी दे, कितना क्या दे, एक गाय के बदले कितना बकरी दे, एक बकरी के बदले कितना भैंस दे, इस तरीके से। यानी कि वस्तु का वस्तु से लेन देन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे प्राचीन दिनों में, पुराने दिनों में, है ना, वस्तु का वस्तु से ही लेन देन होता था। तो सोचिए कितना ज़्यादा कठिनाई का सामना होता है ना। कोई व्यक्ति एक गाय दिया होगा, मान चलो उसको 4 को बकरी दे दिया जाए, ठीक है ना, एक बकरी के बदले वो गाय, है ना, 1 कटोरा चावल के बदले 1 कटोरा आटा, तो लगभग सोच लीजिए कि मतलब उन लोगों का दाम का पता तो है नहीं, है ना। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, मूल्य के समान, यानी कि वस्तुओं के मूल्य को मापने में कठिनाई होता है। तीसरा है मूल्य संचय का अभाव। तीसरा क्या है आपका, मूल्य संचय का अभाव। तो मूल्य देखिए, संचय का मतलब होता है जमा, है ना। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय का सुविधा होता है, यानी कि इसमें आप मतलब कहने का मतलब है कि मूल्य को आप जमा नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें आप कोई भी ऐसा वस्तु नहीं इकट्ठा कर सकते हैं जो तुरंत खराब हो, जैसे मछली, अंडा, सब्जी, फल, है ना, लंबी अवधि तक संचय कर पाना मुश्किल है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की यही कठिनाई है, क्या, मूल्य संचय का अभाव। मतलब इसको हम जमा करके, मतलब जो कम, मतलब जो जल्दी नष्ट होने वाले हैं उनको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, इससे क्या होगा, पूंजी खत्म हो जाएगा। चौथा है आपका सहविभाजन का अभाव। क्या है, सहविभाजन का अभाव। तो सहविभाजन का अभाव का मतलब होता है कि कुछ वस्तु ऐसे हो जिसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। जैसे, है ना, कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए एक गाय के बदले में 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी, है ना, तो लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे, है ना, एक गाय दे रहे तो 3-4 वस्तु, लेकिन अब मान के चलिए 3-4 वस्तु ना रहे तो गाय को तो अलग नहीं कर सकते हैं, गाय को अलग करने से उपयोगिता ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बात है कि इसमें किसी भी वस्तु का विभाजन का अभाव हो जाता है, यानी किसी भी वस्तु को विभाजित नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि अगर विभाजित करेंगे तो उसका भी उपयोगिता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला आपका भविष्य के भुगतान की कठिनाई क्या है, भविष्य के भुगतान की कठिनाई है ना। यानी कहने का मतलब है कि देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने और देने में बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है ना। यानी मान ली मत कहने का मतलब है कि ठीक है, इसमें उधार लेने और देने दोनों में कठिनाई है। जैसे आपकी किताब में एग्जांपल ले कि एक व्यक्ति है ना किसी व्यक्ति से है ना 2 वर्षों के लिए गाय लेता है ना उधार पे, और इस अवधि बीतने पर वो गाय को लौटा देता है। मैंने 2 साल बीतने के बाद क्या होता है, लौटा दिया। अब 2 साल तक मान के चलिए इसका पूरा दूध है ना, गोबर का जलावन को उपयोग किया, सबका उपयोग किया, तो इसमें उधार देने वाले को घाटा लग गया, जबकि उधार लेने वाले फायदे में हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए इसमें भविष्य में भुगतान यानी कि इसमें उधार लेने देने में दिक्कत होता है। दूसरा बात कि इसमें सब यानी कि वस्तु का बंटवारा भी नहीं कर सकते हम, उसको संचय भी करके नहीं रखा जा सकता है ना। वस्तुओं के दाम संबंधी भी कठिनाई हो जाता है और आवश्यकता के दोहरे संजोग का भी हो जाता है। तो इतने सारे दिक्कतों के बावजूद है ना, मतलब इतने सारा दिक्कत था, इसी कारण से कौन सा प्रणाली आ गया, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ गए कि जब किसी वस्तु का है ना किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन होता है तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तु का वस्तु से लेन देन करना ही क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। इसमें कठिनाई कै गो है, 5। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, सह विभाजन का अभाव और भविष्य के भुगतान की कठिनाई। तो मनुष्य देखिए, मनुष्य को इतना सारा दिक्कत होता है उसमें है ना। तो कहने का मतलब है कि समाधान करने के लिए लाएगा किसको, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन आ गया आपको, मौद्रिक विनिमय प्रणाली आ गया। तो मुद्रा का आविष्कार देखिए, मुद्रा का आविष्कार जो है मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्राउथर कहे भी हैं कि जिस तरह से यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान है ना मानव के जीवन में मुद्रा का है, मानव के विकास में मुद्रा का है। यानी कि अगर कहने का मतलब है कि सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से विकसित होने में मुद्रा ही तो काम देता है, ठीक है ना। इसीलिए क्राउथर कहे भी हैं है ना कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार क्या है, एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिस प्रणाली को अपनाया गया उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो वास्तव में यही कहा जाता है कि देखिए मौद्रिक प्रणाली में सारा काम किससे होता है, मुद्रा से होता है। अगर मुद्रा ना हो तो सारा काम बेकार है। यानी कि आज पूरे विश्व में है ना मुद्रा अगर ना रहे तो ये तो बताया कि विश्व का जितना भी देश है विकसित है तो मुद्रा के कारण विकसित है। अगर मुद्रा नहीं रहता तो कोई भी देश इतना या पूरा विश्व के देश इतना विकसित या डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। तो चूँकि मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम का कार्य करती है ना, और इसलिए मौद्रिक प्रणाली भी का मतलब देखिए इसको मौद्रिक क्यों कहते हैं, क्योंकि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में सारा काम मुद्रा पर ही टिका हुआ है। अगर मुद्रा ना रहे तो कोई भी काम विनिमय का हो नहीं सकता, क्रय विक्रय होगा नहीं। तो इसी कारण से इसको मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में मुद्रा का विकास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। यानी कि जैसे जैसे मानव का विकास होते गया वैसे वैसे मतलब मुद्रा का ही विकास होते गया है, ठीक है। तो देखिए विश्व का कुछ कुछ मुद्रा, जैसे भारत का रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, बांग्लादेश का टका है ना। इसके बाद नेपाल का भी रुपया ही चलता है, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड, रूस में है ना रूबल चलता है, सिंगापुर में डॉलर चलता है। इधर से हर देश का अपना अलग अलग मुद्रा होता है। तो आधुनिक समय में देखिए मुद्रा जो है बहुत सारे कामों को संपादित करती है। मतलब अभी के समय में मुद्रा कई काम को संपादित करती है, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि मुद्रा के 4 कार्य महान हैं। मुद्रा के कितने कार्य होते हैं, 4 काम ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखिए पहला आपका है मुद्रा के, अगर हम कार्य का बात करें, कार्य तो पहला है आपका विनिमय का माध्यम। क्या है, विनिमय का माध्यम। यानी कि मुद्रा के द्वारा हम किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। दूसरा है मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, यानी कि मुद्रा के माध्यम से हम किसी वस्तु के दाम को अंदाज मतलब पता लगा सकते हैं कितना का वस्तु है कितना का नहीं है। तीसरा आपका है विलंबित भुगतान का मान, विलंबित भुगतान का मान। यानी कहने का मतलब है कि जो मतलब मुद्रा में देखिए इसमें क्या दिक्कत था है ना, इसमें हम भविष्य के भुगतान कठिनाई होता था, लेकिन इसमें हम किसी का उधार आज लिए तो 2-4 साल बाद चुका सकते हैं, लेकिन मुद्रा के रूप में है। क्यों, क्योंकि मुद्रा के द्वारा हम आप तौल कर सकते हैं उसका कितना था कितना नहीं है, जोड़ घटाव करके बता सकते हैं उसको। और तीसरा है मूल्य का संचय। क्या हो जाएगा, मूल्य का संचय, यानी कि इसमें हम किसी भी चीज़ को मतलब इसको हम जमा करके भी रख सकते हैं, इसको हम जमा के रूप में रख सकते हैं। तो मुद्रा कितने काम, मुद्रा के प्रमुख 4 काम होते हैं, ठीक है ना। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय।
तो आजकल जैसे कहने का मतलब है ना, कि इसको हर अर्थशास्त्री मुद्रा को परिभाषित अलग तरीके से किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो मुद्रा क्या है, मौद्रिक प्रणाली समझ रहे होंगे, है ना। विनिमय के दो माध्यम, वस्तु विनिमय जिसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था, लेकिन इसमें बहुत सारा कठिनाई था। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, सहविभाजन का अभाव, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिस प्रणाली को लाएगा उसका नाम क्या पड़ा, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। चूंकि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में सारा काम मुद्रा से ही होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, है ना। इसके आने से सभी देशों की समस्याएं दूर हो गई, है ना, क्रय विक्रय संबंधी। तो मुद्रा के कितने कार्य, 4 है। विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। तो आपका लगभग मुद्रा के 4 कार्य महान, मापन, माध्यम, संचय, भुगतान, याद रखिएगा, है ना। मुद्रा कितने कार्य, 4, मापन, माध्यम, संचय, भुगतान। तो इस तरीके से, है ना, आपका लगभग वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और आपको अगले दिन इससे आगे मुद्रा के मतलब कार्य बताए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और जो दिक्कत होता है आप बता सकते हैं, ठीक है।